नमस्कार दोस्तों, इसमें सबसे ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। इससे जो जो फैक्ट आते हैं उनको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में। इम्पोर्टेंट है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। टाइम ड्यूरेशन देखिए 240 से 280 ईस्वी तक। कब कौन किसका संस्थापक था? श्री गुप्त। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त हो जाएगा। अब इसका उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। 280 से 320। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए, इसी को वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है और महान सम्राट भी बोला जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। अब गुप्त संबंध देखिए 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत हुई और इसे शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। इसको समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। किसकी? अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। यह याद रखिएगा, समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया। मतलब वह वीणा वादन की मुद्रा में दिखाया गया है सिक्कों पे। और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वो कौन शासक है जिसके सिक्कों पे वीणा वादन करते हुए, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? यह समुद्रगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने विक्रम अंक की उपाधि धारण की थी, जिसे कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। देखिए, इसमें से समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को काफी ध्यान से पढ़ना है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के। अब देखिए, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी तक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त आता है, जो 455 से 467 ईस्वी में हुआ। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि गिरनार पर्वत और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार किसने कराया था? ये स्कंद गुप्त हो जाएगा। गिरनार पर्वत और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन कराया था? यह कराया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। इसको? पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। इसका? हूण स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही आना स्टार्ट कर दिए थे। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। क्या थी? देश थी। ध्यान रखिएगा, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी और जिसके शासक को ऊपरी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ऊपरी कहलाते थे। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को ऊपरी कहलाते थे। अब भुक्ति के नीचे विषय, यह प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे।
पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपासी कहलाता था। क्या कहलाता था? दंडपासी। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। चाट एवं भाट कहा जाता था। किसके? पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सरदार महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि पेट क्या है? तो यह ग्राम समूहों की छोटी इकाई है। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपात्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? दामोदरपुर ताम्रपत्र में। भू राजस्व के कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। इतना देखिए कर दिया जाता था राज खजाने में। अब देखिए आर्थिक उपयोगिता का आधार पर जिस प्रकार की भूमि थी, तो क्षेत्र में कृषि भूमि योग्य को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता है। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि। और सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती। याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सिल। सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, जो आगे चल करके बंजर कहा गया। और अपहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इंपॉर्टेंट है उस समय के, काफी यहाँ से प्रश्न बनता है। अब देखिए गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर जहां से प्रश्न को बनता है, तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में, यह मध्य प्रदेश में है। शिव पार्वती मंदिर घुमरा नागौदा में। पार्वती मंदिर नैना कुठार में। दशा अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दशा अवतार मंदिर देवगढ़ में, ललितपुर में। दशा अवतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर और उत्तर प्रदेश में। साक्ष्यों के अनुसार यह पहली मंदिर है जो ईंटों से बनी हुई। इससे बनी हुई है ईंटों से। कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखना। दशा अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। अब देखो शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश। और भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश ईंटों द्वारा निर्मित है। अब सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। कौन? उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ये भी प्रश्न बनेगा कि कौन राजा सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ते हो जाएंगे गुप्त राजा। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों को दीनार कहा गया। क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। इसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति मिलता है। इसमें ओशनम स्मृति मिलता है। कायस्थों का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य में। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। अभी देखिएगा कौन सी जाति के लोग? सबर जाति के लोग। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। इसमें एरण अभिलेख मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती होने का उल्लेख किया। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार यह बन सकता है और आया हुआ है। तो दोस्तों जो इसमें मैंने बताया था कि दशा अवतार मंदिर पहली ईंटों से थी, तो वह ईंटों से निर्मित नहीं थी। जो ईंटों द्वारा मिली है भीतरगांव मंदिर मिली है। ये थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। दशा अवतार मंदिर पहली बार यहाँ जो ऊपर से फ्लैट बनता था, उसको थोड़ा सा शंकु के आधार पर ले जाया गया था, जो मंदिर आज की हमें दिखाई पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं हम कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है सती होने का पहली बार प्रमाण। ये आप याद रखिएगा। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। याद रखिएगा, गणिका और कुट्टनी। अब गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशा अवतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट है ये आप सब जरूर याद रखिएगा। यह गुप्तों के द्वारा ही बनवाया हुआ दशा अवतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा के संख्या 16 में उत्कीर्ण माणा सन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। माणा सन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है।
गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धित किए गए हैं। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। किससे है? महायान शाखा से संबंधित। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पे विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कौन थे? कालिदास, जिससे चंद्रगुप्त के शासन काल में संस्कृत भाषा के प्रथम प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसको 5 भागों में मित्र भेद, मित्रलाभ, संत विग्रह, लब्ध प्राण और अपरक्षा कारित्य, यह मतलब कि पंचतंत्र के बाद सबसे बड़ा इसी को माना गया है। इसको तथा गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान। बाइबिल के बाद इसमें देखिए 5 भागों, मित्र भेद, मित्रलाभ, संत विग्रह, लब्ध प्रणास और अपरिच्छा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी था सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर और वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान में रचना गुप्त काल में हुई, इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजशासकीय भाषा थी। इसकी गुप्त राजाओं की। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों के रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। ध्यान रखिए, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। स्टेटमेंट आएगा ये। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में लिखे गए। सुंदर का लिखा नाटक वृक्ष कटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी। खिलौना गाड़ी, देखो सुंदर का लिखा होना वृक्ष कटिकम या इसी का नाम है माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कौन सा? वृक्ष कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। कौन सी? भगवत गीता। अब देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियों का गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? यह हो जाएगा स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्तकालीन शासक को। दोस्तों, ये गुप्त वंश से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है और इस पे प्रश्न और भी हमारे आएंगे हमारे चैनल पे। लेकिन अगर ये आप सबको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप कमेंट लिखिए, जिससे हमें पता चले कि हम आगे क्या चीज़ें डालें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।